हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी अड्डा। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 21 मई को होने वाली है। अगर आप 2022 की प्री दे रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट यानी कि 2023-24 की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और यहाँ से यानी कि इस क्लास से एमपीपीएससी हर बार एक प्रश्न जरूर पूछता है। हमारा टॉपिक है आज का पोषण, आहार और पोषक तत्व, यानी कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या है, फूड क्या है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से होती है, पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है। तो उसमें से आज हम एक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पोषण क्या है और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट यूनिट 7 को कवर करती है। इससे पहले के वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या है पोषण, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होती हैं, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना इस टॉपिक से होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण क्या है? तो सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो पोषण जो है एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, अब पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व जिनसे शरीर की सारी क्रियाएं जो है वो संभव होती हैं, यानी कि उपापचयी क्रिया जो है वो संभव होती है। पाचन होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की मरम्मत होती है। तो जितने भी तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्वों को ग्रहण करना या पोषक तत्वों का सेवन करना और उनके द्वारा जितनी भी शरीर में क्रियाएं की जाती हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको पोषण कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों का सेवन, उनका प्रयोग और उनका शरीर से निष्कासन, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर की मरम्मत होती है, शरीर का विकास होता है, बीमारियों से रक्षा होती है, अवशोषण होता है। तो सारी जो क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? पोषण के अंतर्गत होती हैं। ये सामान्य सी बात है। अब इसकी जो हाई डेफिनेशन है, अच्छी यानी कि एक भारी परिभाषा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया जो है होती है वो दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। तो उपचय की क्रिया और अपचय की क्रिया दोनों जब होती हैं तो उसे हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। एक होती है जिसमें कुछ चीजें टूटती हैं, एक होती है जिसमें कुछ चीजें बनती हैं। जैसे कि उपचय की हम बात करें और अपचय की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है? अपचय यानी कि जटिल पदार्थ टूटकर सरल में डिवाइड हो गया। अपचय यानी कि जटिल पदार्थ, सरल पदार्थ जो थे वो जुड़कर किस में हो गए? जटिल पदार्थ में हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो वो क्या होते हैं? उपापचयी क्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप से ये पोषण कहलाती। ठीक है, तो ये थोड़ी भारी परिभाषा है, बट इसको हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उनके द्वारा शरीर का विकास करना, शरीर की मरम्मत करना, बीमारियों से रक्षा करना, फिर उनको जो है शरीर से बाहर निकालना, ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। चलिए, तो पोषण जो है इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो पोषण के आवश्यक तत्व जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। उन्हें क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि पोषक तत्वों के माध्यम से जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम पोषण कहते हैं। और जिस देश में पोषक तत्व की कमी होगी वहां का पोषण जो है वो सही नहीं होता। तो जिस देश में पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है तो कमी से भी क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं, और अधिकता से भी क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं, है ना। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। पोषक तत्वों का सेवन शरीर के लिए किस प्रकार से होना चाहिए? तो संतुलित मात्रा में, बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए।
तभी पोषक तत्व शरीर के लिए सही होते हैं। अगर पोषण ज्यादा मिल रहा है तो मोटापे जैसे रोग होते हैं, और पोषक तत्वों की कमी होती है या पोषण सही से नहीं होता है तो कुपोषण कहलाता है। तो दोनों, जैसे कि जिन देश को हम कहते हैं कि विकासशील हैं, वहां पर पोषक तत्वों की या भोजन की कमी हो सकती है, तो वहां भी कुपोषण जैसे मामले देखने को मिलते हैं। और एक वो देश होते हैं जहां पर पोषक तत्वों की भरमार होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी कुपोषण यानी मोटापा एक प्रकार से कुपोषण है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि मोटापा किसके अंतर्गत आता है, तो वो कुपोषण, जहां पर पोषण सही से नहीं हो पाता, वो किसके अंतर्गत आएगा, कुपोषण के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जो पोषक तत्व हैं ये क्या करते हैं, तो ये हमारे शरीर का विकास करने के लिए सहायक होते हैं, हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि, अंगों की मरम्मत, नए ऊतकों का निर्माण आदि कार्य करने का काम कौन करते हैं, पोषक तत्व करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, पोषण कह देते हैं। ठीक है, अब इनका डिवाइडेशन जो है उसको हम देखते हैं कि इनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो पोषक तत्व जो है दो प्रकार के होते हैं, मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उनको हम कह सकते हैं कि एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। एक कैसे होते हैं, कार्बनिक, और एक होते हैं अकार्बनिक। मतलब अंतर क्या है, तो ऐसे पोषक तत्व जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, या कार्बन यानी कि सी ये मौजूद होता है, वो कार्बनिक, और जिनके अंदर कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक। जैसे कि कौन कौन से पोषक तत्व जो है कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं, काम क्या होता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि प्रोटीन कार्बनिक है, प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कार्बनिक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट नाम ही कार्बन से बना है, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। फैट, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। विटामिन, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। तो ये चारों जो पोषक तत्व हैं इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, कार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। उसके अलावा जितने भी खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना। और उसके अलावा अगर हम देखें तो शरीर के लिए लगभग 20 ऐसे तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, या शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा, जैसे कि आप पालक खा रहे हो तो पालक से क्या मिलता है, आयरन मिलता है। आयरन से क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए आवश्यक होता है, तो ये वहां से आयरन आप ले रहे हो। तो शरीर के लिए कुछ खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं। और उसके अलावा आवश्यकता होती है जल की, यानी कि पानी भी इनके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जल भी आवश्यक होता है। बट अगर हम देखें कि जो खनिज लवण और जल हैं इनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। अब कुछ पोषक तत्व जो हैं हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, और कुछ केवल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, वो एनर्जी नहीं देते। इस बेस पर भी उनको जो है डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। जैसे प्रोटीन का सेवन किया तो उससे भी एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया तो उससे भी एनर्जी मिलेगी, फैट का सेवन किया तो उससे भी एनर्जी मिलेगी। जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल की अगर हम बात करें तो ये तीनों ऐसे होते हैं जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते। फिर क्यों आवश्यक है, तो ये इसलिए आवश्यक होते हैं कि जितनी भी डिजीज होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो नहीं होने देते, यानी कि शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ऊर्जा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा नहीं देते। जो ऊर्जा देते हैं वो शरीर के विकास के लिए सही होते हैं, शरीर के अलग अलग कार्य को संपादित करने के लिए सही होते हैं या उनकी आवश्यकता होती है। और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते बट शरीर के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वो शरीर की मरम्मत करते हैं, शरीर की बीमारियों से रक्षा करने का काम करते हैं। तो जो बीमारियों से रक्षा करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन, फिर खनिज लवण और फिर जल। और जो ऊर्जा देते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दोस्तों इसको इतना गहराई में बताने का रीजन ये है कि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कौन सा पोषक तत्व कार्बनिक है,
कौन सा अकार्बनिक है, कौन सा ऊर्जा देता है, कौन सा ऊर्जा नहीं देता है, कौन बीमारियों से रक्षा करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन 7 में से, इन 6 में से हम एक के बारे में बात करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम डिटेल से आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण, फिर वाटर यानी कि पानी, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग हमारा जो पोषण, आहार और पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है यूनिट 7 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स, तो ये लगभग 6 क्लास में अपना कंप्लीट होगा। तो आज अपनी पहली क्लास है इस टॉपिक के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। ठीक है, तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के विकास के लिए एक आवश्यक न्यूट्रिशन होता है या पोषक तत्व होता है। तो अगर हम देखें कि इसका नाम कैसे बना है, तो इसका नाम बना है कार्बन। कार्बो क्या बना है? कार्बो, कार्बन, और हाइड्रेट यानी कि पानी। मतलब ये बना कैसे है? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट यानी कि पानी, कार्बो यानी कि कार्बन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें एक तो कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम पानी में देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। ऑक्सीजन का कितना अणु होता है? 1 अणु होता है। और ये पानी का एक अणु का, जो जल का एक अणु या हाइड्रेट का एक अणु जब कार्बन के कणों को आपस में जोड़ने का काम करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कैसे? जैसे कि CHO, ये 3 चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका जो यौगिक बनता है, यानी कि इसको हम ऐसा कहते हैं कि कार्बन के कण जब हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको हम कह सकते हैं कि पानी के कणों के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसमें CHO का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन भी कितना होगा? 1 होगा। तो इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी में, याद रख लेना, रट लेना, समझ में आए तो समझ लेना, क्योंकि समझाने की तो कोशिश मैं कर रहा हूं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप लोग इसको रट भी सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 के अनुपात में होता है। अब ऐसा अनुपात में होता है, बट डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि CH2O, ये नहीं बनेगा। इसमें कार्बन की कण की संख्या होती है कि 2 कण, 3 कण, 4 कण आपस में जुड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि एक एग्जांपल आपने देखा होगा, C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 के अनुपात में। 6:12:6 को अगर आप अनुपात में, रेशो में लोगे तो क्या रेशो बनेगा? 1:1 का रेशो बनता है। तो ये तो बात हो गई कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें कितनी एनर्जी दे देता है। तो अगर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन आप करते हैं ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन, तो आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है हमें मिलती है। और हमारे द्वारा पूरे दिन में कितने, या हमारे शरीर को कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है एक दिन में? तो एक दिन में अगर हम बात करें तो 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को प्रतिदिन। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है प्रतिदिन, जो है कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। शरीर की जितनी भी कार्यात्मक इकाई होती है, जैसे कि जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, कि ऊर्जा के माध्यम से हम कार्य, जैसे कि हमें पढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वहां पर जो मुख्य ऊर्जा हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिलती है। इसलिए सबसे ज्यादा सेवन भी व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का करता है और ये कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये इतनी चीज अपने को समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है
वो कितने प्रकार का होता है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है उसका वर्गीकरण अगर हम करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, तो जो चीजें हम सेवन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु जब आपस में मिले होते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड जो है वो जब टूटता है तो ओलिगोसेकेराइड में टूटता है, ओलिगोसेकेराइड जब टूटता है तो मोनोसेकेराइड में टूटता है, यानी कि 3 इसके प्रकार होते हैं। अब कुछ भी समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, इसको थोड़ा गहराई में जाके समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि हम मानते हैं कि C6H12O6 ये सबसे छोटा कण है कार्बोहाइड्रेट का, है ना, मतलब ये एक यौगिक है सबसे छोटा। अब इस यौगिक के साथ एक और ऐसा यौगिक हम मिला देते हैं। मान लो कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक कण है या एक कण है कार्बन का, ये एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक कण है। अब इसके साथ दूसरा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, फिर चौथा मिल गया, तो एक बड़ी संरचना बन रही है। तो जब ये बड़ी संरचना बनेगी, जब दो आपस में मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। उसको हम क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड, यानी कि डबल। जब 3 कण आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्राइसेकेराइड। जब 4 मिलते हैं तो उसको कहते हैं टेट्रासेकेराइड। और जब बहुत सारे, यानी कि उनकी कोई संख्या नियत नहीं होती है, बहुत सारे कण आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। कैसे? जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमने क्या खाया कि गेहूं का सेवन किया, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल का सेवन कर रहे हैं, आलू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या इसमें कार्बन का या कार्बोहाइड्रेट का एक एक कण मौजूद होगा? नहीं। इनमें क्या होते हैं कि इन्फिनिटी, यानी कि जिनकी संख्या नियत नहीं होती है, इतने सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हो जाएंगे। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? पॉलीसेकेराइड के। बट इनमें एक चीज कॉमन होती है कि गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, आलू के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड तो प्रकार है, बट होता कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो उसको हम कहते हैं स्टार्च इनके अंदर होता है। आलू के अंदर स्टार्च होता है, मक्के के अंदर, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। और ये स्टार्च ही किसका एग्जाम्पल है? तो कौन सा प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो पॉलीसेकेराइड प्रकार का। फिर क्या होता है? तो स्टार्च जो है इसका पाचन होता है। जैसे कि हमने खा लिया स्टार्च को, अब हमारे शरीर के अंदर गया पॉलीसेकेराइड, तो इसका क्या होगा? पाचन होगा। स्टार्च जब टूटेगा, पाचन का मतलब क्या है? इसको तोड़ना है, जटिल संरचना है, बहुत सारे कार्बन 1 2 3 4 5 6 ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे? हम खाना खा रहे हैं, खाना किस लिए खा रहे हैं? कि हमें ग्लूकोज, यानी कि एक एक कण अलग मिले। तो फिर क्या होगा? ये टूटेंगे। कहां पर टूटेंगे? तो जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी जो लार ग्रंथि होती है, लार के वो मिलाती है मुख में, तो यहाँ पर स्टार्च टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ये कार्बन के कण जो हैं ये टूट जाते हैं दो दो अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, इस प्रकार से टूट गए। तो ये कैसे टूटे? पाचन की क्रिया के फलस्वरूप टूटे। और पाचन की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? तो उसको हम कहते हैं कि ये उपचयी क्रिया हो रही है ना, या उपापचयी क्रिया हो रही। तो उपापचयी क्रिया में कार्बन के कण स्टार्च थे, यानी कि बहुत सारे, एक संरचना बनी हुई थी जटिल संरचना, उसको सरल संरचना में हमने तोड़ा। और जब 2 2 के ग्रुप बन गए, 3 3 के ग्रुप बन गए, 4 4 के ग्रुप बन गए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इसको टेट्रा, ट्राई और डाई। तो मुख्य रूप से डाइसेकेराइड होता है ये नाम, जो है ओलिगोसेकेराइड, इन्हीं का एक ग्रुप होता है। तो जो डाइसेकेराइड होते हैं दोस्तों, वो 2 2 के कण होते हैं। फिर क्या होता है? फिर से पाचन होता है, और ये 2 2 कण फिर से एक एक में कन्वर्ट होते हैं। और जब ये एक एक में कन्वर्ट होते हैं तो भी यह क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो ये सिंगल जब यूनिट बन जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इनके टाइप देख लेते हैं हम कि मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल संरचना होती है। उसके अलावा कौन है? तो सुक्रोज, जो सबसे मीठा पदार्थ माना जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सॉरी, सुक्रोज नहीं, इसमें फ्रक्टोज आएगा। सुक्रोज तो डाइसेकेराइड हो जाएगा। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज।
ये तीनों किसके उदाहरण है? तो ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो जैसे माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है, उसके अलावा सुक्रोज जो है वो भी डाइसेकेराइड है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लैक्टोस नाम की एक शर्करा होती है जो दूध में पाई जाती है, वो भी क्या है? डाइसेकेराइड होती है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण के रूप में एक तो स्टार्च होता है और दूसरा जो है सेल्यूलोज होता है। तो ये दोनों किसके उदाहरण होते हैं? तो ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ पर पाया जाता है? तो ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड प्रकार का, वो सबसे जल्दी ऊर्जा हमें देता है। और ये कहाँ पर होता है? तो जितनी भी चीजों का हम सेवन करते हैं उसका फाइनली बनता क्या है? ग्लूकोज ही बनता है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ होता है, और शुगर केन यानी कि गन्ना है इसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा जो मधुमक्खी का जो रस होता है जिसको शहद हम कहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर डायरेक्टली गैलेक्टोज पाया जाता है। माल्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो जाता है, या ग्लूकोज के दो कण आपस में जुड़ते हैं तो ये डाइसेकेराइड बन गया, ये माल्टोज बन गया। सुक्रोज कैसे बनता है? तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। उसके बाद गैलेक्टोज जो है वो कैसे लैक्टोज कैसे बनता है? तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है, और लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? तो दूध के अंदर। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि दूध के अंदर कौन सी शर्करा या कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज नामक शर्करा होती है। सुक्रोज कहाँ पर पाया जाता है? तो गन्ना और शहद, जो प्राकृतिक मिठास यानी कि फलों की मिठास होती है, गन्ने की मिठास होती है, उसमें सुक्रोज होता है। जो चीनी यानी कि जो शुगर होती है टेबल शुगर, उसमें भी सुक्रोज होता है। माल्टोज, तो माल्टोज जो है नॉर्मली जो भी चीज आप सेवन, गेहूं खा रहे हो, आलू खा रहे हो, इसका पाचन होने के बाद क्या बनता है? माल्टोज बनता है। स्टार्च और सेल्यूलोज, जैसे कि आलू है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, उनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का पाचन इंसान नहीं कर सकता, केवल स्टार्च का वो पाचन कर सकता है। तो ये तो बात की दोस्तों हमने इसके डिवाइडेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या क्या करता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। जो सेल वॉल होती हैं उसको बनाने का काम करते हैं, क्योंकि सेल वॉल कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं? तो यह वनस्पति में स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थों की भांति भी कार्य करते हैं। यानी कि जो वनस्पति है उसका जो फूड होता है वो किस में कन्वर्ट, जैसे आलू है तो एक वनस्पति का पार्ट है, तो उसमें किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में, स्टार्च के रूप में। और जो जंतु हैं उनमें ग्लूकोज जो होता है जब इंसुलिन हार्मोन के मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है और शरीर में स्टोर हो जाता है, जो उपवास के समय, व्रत के समय हमें ऊर्जा देता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में और वनस्पति में स्टार्च के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है या रहता है। उसके अलावा अगर हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट को देय ईंधन कहते हैं, यानी कि शरीर का फ्यूल है। ये नहीं मिलेगा तो शरीर की जो कार्यात्मक संरचना है वो बंद हो जाएगी, शरीर काम नहीं कर सकता। जब भूख लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि काम करता है इंसान और उसके बाद उसको एनर्जी की आवश्यकता है। क्योंकि यह जंतु एवं मानव में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रतिदिन 350 से 450 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के अंदर होती है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर की जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी। जिस व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा वो कार्य करने के लायक नहीं बचेगा, उसकी कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। पौधों में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो पौधों की जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाएगी और पौधे जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं किसकी वजह से होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती हैं। और इसको शरीर का जो है फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहा जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो पोषण, पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात की है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने अगर पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो आप लोगों ने अंत तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।